अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। मार्केट के अंदर भी हमने देखा आज के दिन जो है वो टाइमिंग फॉलो की गई रमज़ान के हवाले से। थोड़ी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ासकर कल के स्टॉर्म के बाद, कल के एक हम कह सकते हैं पॉलिटिकल कैओस के बाद मार्केट ने आज जो एक रिएक्शन दिया, अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक नेगेटिव देखा गया है। 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन, यानी कि एक ब्लड बात कह लें आप, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पैनिक सिचुएशन है। ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो है वो कॉन्फिडेंस शेक कर चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो मार्केट की बात की, और इसके साथ साथ अगर न्यूज़ देखे जाए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओवरऑल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखी जा रही है, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्केट के अंदर भी, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के अंदर भी, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट में भी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो हुई ओवरऑल आज की इकोनॉमिक सिचुएशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की रिपोर्ट। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करना चाहते हैं वो इकोनॉमी जिसके बारे में ज़्यादातर जिक्र नहीं होता, वो है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो रेज होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी रेज होता है, लाइव स्टॉक के हवाले से भी बात होती है, डेयरी के हवाले से भी बात होती है। और ये बिजनेसेस एक्चुअली बैकबोन है किसी भी कंट्री के, और खासकर पाकिस्तान जैसी कंट्री की बात की जाए तो एग्रो बेस्ड कंट्री है, तो ओवरऑल सारा इकोनॉमी का दारोमदार, या फिर हम कह सकते हैं सारी एक फूड बास्केट जो है वो यहीं पे कटेल करती है, या फिर यहीं पे जो है वो ओवरऑल देखी जाती है। तो ये आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ साथ लाइव स्टॉक और डेयरी बिजनेसेस कैसे पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, खासकर वो स्किन डिजीजेज आई हुई हैं उनका क्या इंपैक्ट है, मीट के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ साथ जो लोगों के मिसपरसेप्शन है वो भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान का महीना है, एक ब्लेसिंग चारों तरफ देखी जाती है, और कहा यह जाता है कि इबादतों का महीना है, तो फिर इन्फ्लेशन खासकर फूड आइटम्स में क्यों दिखाई देती है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होते हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, मीट के, सबके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या रीजंस हैं बिहाइंड द सीन हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हमीद खान साहब, आप मैनेजिंग पार्टनर हैं एल्ब डेयरी एंड केटल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू, शुक्रिया जी। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक रबी अल्ताफ साहब, आप कन्वीनियर हैं एसएमई फार्मर एसोसिएशन के। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन शो। जी ऑब्वियसली आमिर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का, और रूरल बिजनेसेस के हवाले से बात हो रही है। एग्रो बेस्ड कंट्री है पाकिस्तान, और जैसे कि मैंने एक इंट्रोडक्टरी कमेंट में ही कहा कि रमज़ान का महीना है, इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ रही है, ब्लेसिंग्स हम इकट्ठी करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इबादत बहुत अच्छी हो जाएं, उसके बावजूद हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या दूध, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, उनके प्राइस बढ़ा देते हैं। अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं नताशा। एक तो देखें, रमज़ान में जो है इन तमाम चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। ज़ाहिर है फ्रूट्स हमारे पास, मैं डेयरी में हूँ, अभी 2 दिन का मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो योगर्ट की डिमांड है वो हमने पहले से एंटिसिपेट किया हुआ था, हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जी सही है। तो ये सारी चीज़ें जो प्राइस हाइक होती है, मेनली तो ये डिमांड ड्रिवन होती है, क्योंकि आपके पास डिमांड की इतनी हाइक आ जाती है, हर घर में फल इस्तेमाल होते हैं, सब्जियों का भी यूजेज बढ़ जाता है, फ्रूट चाट के बगैर जो है हमारी जो है वो अफ्तार नहीं होती किसी की भी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा फिर ये आ जाएगी कि गवर्नमेंट साइड पे, और ये एक इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाएगा और एक इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट तो जाहिर है किसी तरीके से इसकी सप्लाई इंश्योर करे पहले से, तो ये प्राइसेस कंट्रोल हो सकती हैं। दूसरा क्या है, रिलीजियस एस्पेक्ट ये है कि जैसे अभी मैं अगर हम अपनी बात करें, हम अपना जो बफलो मिल्क था 155 पे रिटेल कर रहे थे, और इसी तरह काओ को हम 150 पे। तो व्हाट वी डिड, हमने लास्ट ईयर भी ये किया था, जस्ट ये खाली इसी परसेप्शन को, इसी मिथ को ब्रेक करने के लिए, तो हमने 5-5 रुपए कम कर दिया। ऑल्दो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी लो, बट व्हाट वी डिड कि हमने खाली ये मैसेज देने के लिए कि भाई आप रमज़ान में कम प्रॉफिट पे काम कर सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर के ऊपर, बिजनेसमैन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जी कि वो थोड़ा सा कम प्रॉफिट में रमज़ान में काम कर ले, कुछ नहीं होगा। आपको जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हमारी क्या हुआ, स्केलेबिलिटी बढ़ गई है। यहाँ पे हमने प्राइस तो कम की, हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम ज़्यादा बेचें, लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमें नुकसान नहीं हो रहा। हमने प्राइस कम की, लेकिन हम जितना बेच रहे थे उससे हम तकरीबन 150% ज़्यादा बेच रहे हैं अब जो है। तो ये दोनों साइड पे आ जाती है। टू सम अप,
ये थोड़ा सा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी जी, तो ये गवर्नमेंट ने इसको सप्लाई को इंश्योर करना है। और फिर जो जाहिर है बीच में जो हमारे पूरे सो यू आर सेइंग दैट के डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से इन्फ्लेशन सर उठाती है। एंड व्हाट अबाउट रूरल इकोनॉमी, उसके ऊपर आपने कमेंट नहीं किया प्लीज। देखिए, रूरल इकोनॉमी, जाहिर है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी 25% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। 75% हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं। हमारी तकरीबन 67% जो पॉपुलेशन हैगी वो रूरल पॉपुलेशन हैगी। तो ऑब्वियसली ये तो, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने तो बहुत काम किया। लाइक अगर हम देख रहे हैं, हम तो कहते हैं कि यार सारा फायदा तो किसान को हो गया। हाँ, सही बात है। फार्मर्स के हवाले से बात की जाए, अगर आप फार्मर्स के हवाले से बात करें तो उसको तो बहुत इंसेंटिव दिया है, हर जगह इंसेंटिव दिया है। यानी उसको आपने क्या कहते हैं, अगर आपने कोई फसल लगानी है वहाँ पे भी इंसेंटिव मिल रहा है। आपने अगर डेयरी फार्मिंग करनी है, आपने अपने पास लाइव स्टॉक खड़ा करना है, तो वहाँ पे भी कट्टा पलाई और ये और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। पंजाब में और केपीके में तो ये है कि आपको 6,000 रुपये वो देते हैं कि आप जानवरों को पालें। तो ये इंसेंटिवाइज करना बेसिकली गवर्नमेंट का काम है, जो कि गवर्नमेंट ने किया और उसके रिजल्ट्स हमने देखे। यानी अगर हम पिछले 2 सालों में हम क्रॉप्स के रिजल्ट्स देखें तो हमारे पास डबल हो गई हैं। एग्जैक्टली, वरना कॉटन तो बिल्कुल ही वाइप आउट हो रही थी। तो ये देखें ना, ये पोटेंशियल हम हमेशा से सुनते आते थे, यार पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। आप थोड़ा सा उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें तो बहुत ज़रखेज़ है ये ज़मीन जो है ना हमारी। एग्जैक्टली। चलिए जी, मलिक साहब आपसे पूछते हैं, ओवरऑल रूरल इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के बावजूद हम थोड़ा सा नज़र नहीं डालते विलेजेस की तरफ, या फिर हम छोटे इलाकों की तरफ। हम उसको थोड़ा सा रूल आउट कर देते हैं। हम उसको इतना ज़्यादा एक तवज्जो देते नहीं है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ऑब्वियसली आमिर साहब ने कहा कि एक फार्मर्स के बारे में सोचा किसी ने, अगर 2 साल की गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज़ देखें या फिर उनके एक इंसेंटिव्स देखें, तो इंसेंटिव्स देंगे या फिर किसी चीज़ को पुश करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगी। तो कैसे देख रहे हैं आप ये रूरल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? थैंक यू नताशा। मैं पहले आपकी वो वाली बात जो आपने बोला ना कि रमज़ान आता है और डिमांड ऑलरेडी सब्जियों की हो गई, क्योंकि मैं फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं आपको ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ये बताना कि इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है ना ग्राउंड लेवल पे, वो आता है आरतीस का। ये जो थर्ड मैन का रोल होता है ना, अगर फार्मर डायरेक्ट, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा मैकेनिज्म है नहीं कि फार्मर डायरेक्ट जाके कंज्यूमर को सप्लाई दे। उसमें ये वाली बात हो सकती है कि आप रमज़ान में ख्याल करते हुए अपने कह लें प्रॉफिट मार्जिन्स को कम करके कह लें सवाब भी कमा लें और अपने कह लें प्रॉफिट्स को भी मैनेज कर लें। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो थर्ड मैन, जो कि एक बड़ा मिडिल मैन जो है, इसका जो किरदार है, इसने जो है वो कह लें कि ओवरऑल साइकिल को और प्राइस मैकेनिज्म को पूरा डिसमेंटल किया हुआ है। और आप जिस तरह रूरल कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात कर रही हैं या हालात की बात कर रही हैं, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप यहाँ से भैंस कॉलोनी चले जाएं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत हैज़ार्ड है। लोग बड़े कह लें कि 10 तो बीमारियाँ वहाँ पे जो कह लें कि जो प्लानिंग ना होने की वजह से रोड्स का मैकेनिज्म बिल्कुल ख़राब है, नाले जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वो पूरे मतलब उनको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। ये कह लें ये बेसिक नीड्स है। सर वेस्ट की बात करें तो वहाँ के ममालिक में हम देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ फॉर मुस्लिम्स, प्राइस कम कर दिए जाते हैं, इन्फ्लेशन वाइप आउट कर दी जाती है, थोड़ा सा रेट्स भी लो कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे ये कैसे मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, जो यहाँ पे ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज के लिए या मुस्लिम्स के लिए जो है वो करते हैं? ये देखें, इसमें ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म से मेरा मतलब ये है कि आप शुरू से एक चीज़ को प्लान करके लेके चलेंगे ना, कि फॉर एग्जांपल हमें सबको पता है कि भैंस कॉलोनी जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जानवरों ने रहना है, जहाँ पे जानवरों ने बढ़ना है, और विद पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। और अभी भी हम ये दिस इज़ अ $26 बिलियन इंडस्ट्री अगर मैं डेयरी फार्मिंग की बात करूँ,
Right. और अभी भी हम कह लें कि डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे। अगर मैं स्पेसिफिकली इस शहर कराची की बात करूं तो देयर इज़ अ रूम कि नए लोग आएँ, ये बिज़नेस करें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आ भी रहे हैं इस काम की तरफ। अब बात आती है वही प्लानिंग की तरफ, अगर हम आ जाएं यहाँ पे, ये बहुत सारे कह लें कि अब ये भैंस कॉलोनी तक ये महदूद नहीं रहा। अब Right. हाईवेज के ऊपर चले गए हैं लोग, आप कह लें धाबे जी की तरफ चले गए हैं, दूध चारों तरफ इस शहर में आ रहा है, चारों तरफ से। अब कहने का मकसद ये वो पॉइंट है जब मी बीइंग अ फार्मर देखता हूँ कि हम क्या प्लान कर रहे हैं आगे चल के। चले, चारों तरफ से आ रहा है दूध, और इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान Exactly. मिल्क का। आमिर साहब, आपसे पूछते हैं, चारों तरफ से दूध तो है सर, लेकिन आप जब सप्लाई करते हैं शॉपकीपर को तो वो एक एक सर्टेन अमाउंट के जो दूध होता है उसको पानी मिला के बढ़ा लेता है, लोगों तक तो वो पहुंच नहीं पा रहा, हालांकि चारों तरफ है शहर के दूध। बिल्कुल आपने सही बात की। ये दूध अब आपने अगर इसमें एडल्ट्रेशन की, मिलावट की बात कर रही हैं तो उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये हमारा सोसाइटी का डिलेमा है कि खुला दूध भी इतना परफेक्ट नहीं है और डब्बे वाला दूध भी जो है ना वो हमारे पास इतना परफेक्ट कौन सा नहीं अच्छा है सर? देखिए, अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्रेश मिल्क का उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। फ्रेश मिल्क अगर प्योर है, लेकिन ये हमारे पीछे आबा व अजदाद, फोर फादर 200-300 साल से वही दूध पी रहे हैं फ्रेश मिल्क, और हम बिल्कुल सही चल रहे थे, माशाल्लाह हेल्दी थे उसमें। और वैसे भी आप एक चीज़ सोचें ना, अब मैं अगर आपको इस कंपैरिजन में बताऊं, देखिए दूध वो होगा जो फटेगा, जी एग्जैक्टली, वो हमने पहले भी डिस्कस किया जो था। दही बनाएगा, दूध वो है जो मक्खन बनाएगा। अच्छा, वो जो बहुत सारे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो बताती हैं कि जिस तरीके से हम गाय को लेकर आए इस तरीके से दूध निकला और इस तरीके से पैकेट में डल गया, तो वो पैकेट वाला दूध देखिए हाइजीन अगर इन कंपैरिजन में, जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप इन कंपैरिजन करें ना तो हाइजीन वहाँ पे अच्छी आएगी जहाँ पे ये डब्बे के दूध का है। खुले दूध वाली साइड पे हाइजीन की मेन प्रॉब्लम है, और अगर इसको हाइजीन को इम्प्रूव कर लिया जाए यहाँ पे खुले दूध वाली साइड पे, तो फिर इससे बेहतर दूध देंगे जी। अच्छा, दूसरा एक और भी इशू है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास जो डब्बे के दूध में जो ज़्यादातर गाय का दूध इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास हैं फॉरेन गायें हैं, जो बाहर की गायें हैं या फिर क्रॉस ब्रीड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये आई है A2 और A1 मिल्क की जो है ना, तो अब वो यहाँ पे इनको इन जो गाय, ये वाली गाय जो है इनका दूध है A2, जिसमें प्रोटीन लेवल जो है ना वो काफ़ी कम है, बल्कि अब तो कुछ इंटरनेशनल रिसर्चर इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये तो दूध सही नहीं है, काफ़ी इसके ऊपर डिबेट हो रही है। अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारे पास जो हमारी अपनी जो लोकल गाय है, जो कि 4-5 हमारी ब्रीड्स हैं, जो साहिवाल है, चोलिस्तानी है, रेड सिंधी है हमारी, ये सब बकरा ईद में ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है ना। साहिवाल रेड सिंधी नहीं होती, चोलिस्तानी एंड साहिवाल जो है वो बकरा ईद में भी चलती है। डेयरी में ये तीनों चारों थरी है हमारे पत्थर की ब्रीड्स हैं, ये चल रही होती हैं। यहाँ पे जो है इनका दूध जो है ना वो हमारे पास A1 आएगा, अच्छा सॉरी A2 आएगा यहाँ पे, हाँ मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर गया उसमें। तो यहाँ पे इनका प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है उसमें, तो अपना जो प्रोटीन डाइट होती है उसके लिए भी ऑब्वियसली ये दूध बहुत अच्छा है। जी। तो अब जो आप बात कर रही थी कि खुला दूध और जो डब्बे वाला, तो अब जाहिर है वहाँ पे प्रोटीन लेवल्स जो हैं, अगर सिर्फ गाय के दूध की भी बात करें, डब्बे वाले दूध में प्रोटीन लेवल्स वैसे नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन लेवल अच्छे हैं। यहाँ पे इशू है हाइजीन का, हाइजीन को कवर कर लिया जाए, अपना ये फ्रेश मिल्क से, खुले दूध से बेहतर दूध देंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं खाली नताशा, इसमें हमारे पास ये इशू है एडल्ट्रेशन का, ये तो हमारा सोसाइटी का डिलेमा है। आप यकीन करेंगी 40% जो ली मार्केट के अंदर दूध आता है उसमें मिलावट होती है। मुझे किसी ने बताया कि ये तो चले कराची है, इस्लामाबाद पिंडी में 80% जो दूध वहाँ पे है बिक रहा है वो दूध ही नहीं है, दूध ही नहीं है, यानी दूध पाउडर से दूध बनाया है या उसके अंदर मिलावट की है, यानी वो खालिस दूध नहीं है। तो सर कैसे पता लगाया जाए कि ये खालिस दूध है ये नहीं है, या फिर वो आपके डोर स्टेप तक कैसे पहुंचेगा वो खालिस दूध? देखें, ये तो फिर गवर्नमेंट का काम होता है ये सारी चीज़ों के ऊपर चेक रखना, कि ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फार्म्स से निकले जब चेक करे, शॉप्स के ऊपर गवर्नमेंट चेक करे। ये तो जाहिर है ये आम आवाम क्या करेंगी, आम आवाम तो घर में क्या होता है भाई, हमारी तो जो घर में बेगमात होती हैं, कोई भी मर्द दूध लेके आता है तो बेगम बताती है उसको कि भाई रात को उबाला था, सुबह बलाई अच्छी आई है। हाँ, ये तो अच्छा एक अच्छा जी, वो ये है। तो नहीं, अच्छा नहीं है नताशा, ये
अब वो दुकानदारों ने बलाई का आपका पकड़ लिया, अब वो डालते हैं उसमें अरारोट का पाउडर डालते हैं, सिंगाड़े का पाउडर डालते हैं, मिल्क पाउडर डालते हैं, वो दूध अच्छा नहीं है लेकिन उसमें बलाई अच्छी आ गई, आपने कहा भाई दूध अच्छा है। तो बलाई इज़ नॉट द फाइनल क्राइटेरिया उसके ऊपर। तो ये इंश्योर गवर्नमेंट ने करना है कि भाई ये खालिस चीज़ जो है आगे पहुँचे। मिलावट है हमारे पास, दोनों साइड पे मिलावट है। सबसे अच्छा तो यही है कि आपके पास जो बाड़े से डायरेक्ट दूध हो, तो वो फिर हम कह सकते हैं कि वो देखिए उसमें हम मिलावट तो नहीं इसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया था, हमारा तो ये फार्म टू कंज्यूमर हमारा मॉडल है। हमारी कोशिश है कि हम फार्म टू कंज्यूमर अपना दूध पहुंचाएं। हम क्योंकि इसीलिए अब दुनिया दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। Yes, बिल्कुल आपके पास जो है वो चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। जितना पैकेटिंग या हम कह सकते हैं जितनी चीज़ें जो है वो प्लास्टिक हो उससे दूर रहा जाए। जो आपने बात की ना नताशा, ये बड़ी लॉजिकल बात है। एक दूध जिसको आप 3 महीने 6 महीने के लिए प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्व करेंगे आप उसको? दूध कैसे हो सकता है? दूध तो नहीं, आप कुछ ना कुछ मिलाएंगे ना आप obviously। उसको। तो अब आप उसमें कुछ मिलाएंगे तो वो कैसे क्वालिटी मेंटेन होगी वहाँ पे, कैसे उसकी न्यूट्रिशन मेंटेन होगी, कैसे उसका प्रोटीन लेवल मेंटेन होगा? सर इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। जी जी। ये आप जिस तरह कंपैरिजन कर रही है ना टेट्रा पैक को और खालिस दूध को, मुझे ये बताएं अब तो आर्टिफिशियल मीट भी आ रहा है, इसका भी कंपैरिजन करके देख लें। ये हो क्या रहा है बेसिकली? हम तो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं, और फिर मुझे ये बताएं जो हमारे पुराने लोग है थे, ना, दूध बना लिया हमारे आपने, पुराने जो लोग थे, पाउडर्स डाल हमारे के। आबाओ अजदाद, वो Right। क्यों ये प्रेफर करते थे कि जी ताज़ा दूध आए और ताज़ा दूध को इस्तेमाल किया जाए? फिर आप उनकी कह लें लाइफ देख लें माशाल्लाह से, और उनकी तंदुरुस्ती और हमारी देख लें माशाल्लाह से, कंपैरिजन फिर उस लिहाज से भी करना चाहिए हमें। राइट। और अगर थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाएं और अगर अपने आबाओ अजदाद क्या अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर आका का जिक्र करते हैं तो वहाँ भी वो दूध दोहा करते थे बकरियों का, तो ऑब्वियसली फ्रेश मिल्क की ही बात होनी चाहिए। और ये पैकेजिंग की अगर बात करें तो WHO के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया था इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दूध के हवाले से जो है वो कहा था फ्रेश मिल्क पीते हैं। 37% मार्केट शेयर हो गया वैसे टेट्रा पैकिंग कंपनीज का। तो पहले 7% ये अगर आप था। मार्केटिंग तो पॉइंट अब ऑफ व्यू से WH बात करें तो मार्केटिंग में आप लोग लैकिंग करते हैं, फार्मर्स लैकिंग करते हैं, उनके वो अपने मार्केटिंग जो एक एस्पेक्ट है उस पर ज्यादा काम करते हैं। जब आप किसी को बताएंगे कि इसमें ये फायदे ये नुकसान है, जब भी वो चीज आगे जाएगी। हमारी कोशिश होती है हम अपनी आवाज को पहुंचाएं, लेकिन अगर आप लोग अपनी आवाज को नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसे ही लोग हावी हो जाएंगे। 1 घंटा आप अभी आप मार्केटिंग के लिए गवाला पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो गवाले को तो आपने एक विलन बनाया हुआ है। नहीं, गवाला खैर विलन होता है इसमें जी। कोई। चलें जी, यहाँ पे ओवरकॉल डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। नज़ीर साहब, यहाँ पे हम डेयरी पॉइंट ऑफ व्यू से और रूरल इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अभी जो एक दूध के हवाले से चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि फ्रेश मिल्क नहीं है, रमज़ान सीज़न है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, और ओवरऑल अगर इन सब के अबव देखा जाए तो यहाँ पे जो एक स्किन डिजीज चल रही है एनिमल्स में, वो सबसे ज़्यादा सर उठा रही है। जी बिल्कुल, आपका बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है। इनके 3 हिस्से हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले जो लाइव स्टॉक या डेयरी सेक्टर है जी। वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव और सिंध के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेगमेंट है। पहले ज़राअत हुआ करती थी, क्रॉप सेक्टर हमारा हुआ करता था, लेकिन अभी 62% कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़राअत में लाइव स्टॉक का है। तो लाइव स्टॉक हैज रिमेन एज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो है एक रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंपोनेंट ये कहा जाता है। तो जो लाइवलीहुड है, जो लोगों की जो रोजाना दूध बेचते हैं, जेब में 2 रुपए आ जाते हैं, घर का भी चल रहा है, कोई बीमार हो गया, कोई एजुकेशन के मामला आते, वो सारे वो लाइवलीहुड अब बहुत ज्यादा रूरल का इस पे डिपेंड हो गया है। 45% से ज्यादा लोग डायरेक्टली जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट है लाइव स्टॉक के ऊपर। नंबर 2 हम आते हैं कि ये जो मिल्क वाला जो मामला है उसके दुनिया के अंदर कुछ और सिस्टम है, हमारे यहाँ कुछ और सिस्टम है। क्योंकि ये खिता जो है वो जो वादी मेरान है, कश्मीर से लेके अगर आप सिंध के कराची के साहिलों तक अगर आप देखें तो ये ट्रेडिशनली खिता जो है वो कभी, अगर आप हड़ापा, मोहनजोदड़ो और जितने भी पुराने हमारे शहर हैं उसमें देखें तो आपने कभी वेपन्स नहीं देखे, जंगी हथियार नहीं देखे, कभी भी इस इलाके के लोगों ने उठ के किसी के ऊपर हमला नहीं किया। तो इनकी जो हजारों साल पुरानी जो तारीख है, 5000 साल से भी पुरानी,
वो ये शो करती है कि यहाँ के हाँ लोग या तो ज़राअत करते थे क्योंकि ये पानी नीचे आता था सिंधु नदी का या रिवर इंडस का, और फिर माल मवेशी पालते थे, और उसके अलावा काटन वगैरह उगाते थे और फिशिंग करते थे, खास तौर पे या तो कैनाल्स में, रिवर्स में या समंदर में, या फिर जहाँ पे डीप डिप्रेशन था जब भी फ्लड आ जाता था। तो ट्रेडिशनली ये हमें समझना चाहिए कि यहाँ के लोग 91% से ज्यादा जो लोग हैं वो 1, 2, 4 जानवर पाल के अपना घर भी उससे चला रहे हैं, और दूसरी मामला ये कि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कि 91% एक बड़ा सेगमेंट है। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर कारपोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े फार्म्स है, और जो भी मिल्क है वो कलेक्ट होके, प्रोसेस होके फिर चला जाता है डब्बे की पैकिंग में और फिर सेल होता है। जी। यही रीजन है कि यहाँ के ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि उनकी ओरिजिन जो है वो रूरल से है, तो हर बंदा ये चाहता है कि हमें फ्रेश मिल्क मिले, और घर में वो फिर बॉयल करके पीते हैं। बॉयलिंग जो है वो ऑलमोस्ट पास्चुराइजेशन है, तो हमारा लॉ भी ये कह रहा है कि पास्चुराइज मिल्क आप लें, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे ये दो एलिमेंट आ जाते हैं। जी एग्जैक्टली सर, मेरा पॉइंट ये है कि वो लंपी स्किन जो एक डिजीज है उसके बारे में प्लीज बताइए कि वो कितनी ज्यादा एक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट दे रही है मीट के ऊपर या मिल्क के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली यूजेज है डेली बेसिस की। लंपी स्किन डिजीज के अंदर सबसे ज्यादा जो गैर जिम्मेवार किस्म की जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स चली, उसने बड़ा लॉस दिया है फार्मर्स को, और फार्मर्स का नुकसान लंपी स्किन डिजीज की वजह से बहुत कम, लेकिन जो ये जो लोगों ने गलत फहमी की वजह से दूध पीना और गोश्त खाना छोड़ दिया, उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी एक ऑन एवरेज अगर देखें तो फार्मर को 10% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब उसकी जो मिल्क की कास्ट है वो 50% से भी बिलो चली गई है। यानी उस कास्ट में अगर आप दूध ले रहे हो तो 1 किलो के ऊपर 1 किलो वो दूध आपको फ्री दे रहा है कराची की सराउंडिंग में, कराची में देखें तो उसका मतलब है 50%। तो फार्मर जो है ना ऑन एवरेज डेली बेसिस पे 40% लॉस कर रहा है अपना, खास तौर पे इस लंपी स्किन की वजह से। अब लंपी स्किन डिजीज जो है वो इतना बीमारी है, एक तो ये है कि ये हमें समझना चाहिए कि ये 100 साल से बीमारी मौजूद थी, और दुनिया में कहीं पे भी इसके इंडिकेशन नहीं मिले कि ये कभी भी इंसानों में मुंतकिल हुई हो। यहाँ तक भी कि अगर अफेक्टेड जानवर का गोश्त या दूध इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी मुंतकिल नहीं होती इंसानों में। यहाँ पे तो ये है कि इस तरह का जानवर कट नहीं रहा। जो भी बीमारी अगर गाय में सिर्फ आई हुई है, भैंस को नहीं लग सकती, छोटी बकरे या भेड़ को नहीं लग रही, किसी और जानवर को नहीं लग रही, इंसानों में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो वो वाले सारे एलिमेंट जो है ना, यहाँ पे जो हम हर सुनी सुनाई बातों पे काम करते हैं या उनसे अमल करते हैं, तो उस वजह से बहुत ज्यादा फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ तो ये है कि जो गाय है अगर ये मुजरे सेहत नहीं है। जी, आप समझते हैं ये मुजरे सेहत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहले ये हमें समझते हैं कि 80% हमारा दूध भैंस से आ रहा है, और भैंस में ये नहीं लग रही बीमारी। 20% गाय से आता है, लेकिन गाय में भी अगर ये बीमारी लगती है तो फिर वो दूध देना ही छोड़ देती है गाय। एग्जैक्टली दूध देना छोड़ देती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, डीजी लाइव स्टॉक सिंध। थैंक यू सो मच। आमिर साहब आपसे बात हो रही थी, अभी इन्होंने कहा कि कोई मुजरे सेहत जो है वो गोश्त या दूध नहीं हो सकता, और ये डिजीज़ जो है वो एक ऑब्वियसली डिजीज़ है, बट ये वैक्सीनेशन से अगर हो जाए तो चीज़ों में बेहतरी आ सकती है या फिर सही भी हो सकती है। इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि मिसपरसेप्शन पाया जा रहा है, लोग गोश्त लेना छोड़ रहे हैं, दूध को सोच रहे हैं कि नहीं ये पता नहीं क्या चीज़ है और पी लेंगे तो इनको भी डिजीज़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी उसके अंदर बातें बताई हैं, और बहुत मुस्तनद इन्होंने बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने। ये जैसे इन्होंने कहा ये 100 साल तकरीबन पुरानी बीमारी है ये, और लोग समझ रहे थे पता नहीं ये कोई नई बीमारी आ गई। नमीबिया में 1929 में पहली मरतबा इसका केस आया था। 100 साल बीमारी को हो गए, आज तक ह्यूमन ट्रांसमिशन के दुनिया में कहीं भी कोई सबूत नहीं मिले कि किसी को दूध पीने से, किसी को गोश्त खाने से ये बीमारी ये फिर वो सोशल मीडिया पे जो एक कैंपेन हो जाती हैं, तो सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी करना चाहें ना, कुछ भी कर दें आप, तो वो कुछ भी हो जाता है। और आप लोग कितना नुकसान बेयर कर रहे हैं फार्मर्स। बहुत बहुत। मैं नुकसान से पहले एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा इस पे कि ये बीमारी जो आई थी अक्टूबर में आई थी। जी जी प्लीज। जी, हमारे पास अक्टूबर में ये बीमारी आई थी और सितंबर में इसका पीक था जी नताशा जी। और जब ये मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे गई समवेयर इन अर्ली मार्च जो है, तो जब तक बाय दैट टाइम ये बीमारी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा जी, खुद जानवरों ने या तो लोगों ने वैक्सीन कर ली थी, जानवरों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी,
तो वो सारी चीज़, ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया पाकिस्तान के अंदर जो है ना। अच्छा, अब आपने नुकसान की बात पूछी थी कि भाई फार्मर्स को तो बहुत नुकसान हुआ। ओके अभी लेवल पर हायर साइड पे भी यही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं सेम। लोअर वाज 43,824.08 एंड फाइनली क्लोजर 43,902.04, यानी कि हम कह सकते हैं कि 45,000 का लेवल भी लूज किया, 44,000 का लेवल भी लूज किया एंड 1250.07 का डिक्लाइन इन अ सिंगल डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 169.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में एक काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो डाउन साइड पे दिखाई दे रही हैं। 219.04 मिलियन शेयर्स डिक्लाइन देखे गए एंड वैल्यू इज 5.48 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, टेलीकार्ड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.457 के डिक्लाइन के साथ। 13.86 पे क्लोजर, 17.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कोर पे 0.18 का डिक्लाइन देखा गया, 2.92 पे क्लोजर रहा, 16.01 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली TPLP 1.56 का डिक्लाइन देखा गया, 19.26 पे क्लोजर रहा, 12.55 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ओवरऑल आज भी हम कह सकते हैं कि वही पेनी स्टॉक्स, वही थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में काम दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर चूंकि कल की न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा आया है तो वो अभी मार्केट एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में ट्रेडिंग सेशंस में भी मार्केट काफ़ी हद तक यही नेगेटिव जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज के दिन रिएक्शन ज़्यादा देखा गया है। बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। आज हम डेयरी के हवाले से बात कर रहे हैं, बिजनेसेस के हवाले से बात करें। मलिक साहब प्लीज़ कंटिन्यू, आप रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे। रिपोर्ट के बारे में यूरोपियन हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, अपना हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों ने एक रिपोर्ट दी थी इसी लंपी स्किन के बारे में। तो उसमें ये बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था कि वो लोग जो कि डायरेक्ट एक्सपोजर पे हैं एनिमल के साथ, उनको ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। बट देन अगेन इसके ऊपर एक सेकंड रिपोर्ट आई कि जी ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो दैट इज़ अ क्लियर श्योरिटी कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक हवा था जो कि सोशल मीडिया के थ्रू कैरी ऑन हुआ आम पब्लिक के अंदर। दूध बॉयल जब किया जाता है, पहली बात वही आपकी वो मैं जिस तरह बताया कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, जानवर ने दूध देना वैसे ही छोड़ देना है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि ऐसा तो नहीं है कि ये वो दूध लंपी स्किन वाले जानवर से आ रहा है, तो उसने बॉयल करना उसके वैसे ही कह लें कि जरासीम मर जाते हैं। ये तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, पानी उबाल के पिए, पानी उबाल के पिए। तो ये कह लें कि अब इट्स टाइम कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। पिछले दिनों मैं आपको पिछले महीने के स्टार्ट्स बता दूं, ओपन मार्केट जिस तरह स्टॉक मार्केट है, इस तरह हमारी दूध की भी सर ने बताया ली मार्केट और भैंस कॉलोनी में भी ओपन मार्केट का मतलब दूध बिकता है। आप सिर्फ कराची की मिसाल दे रहे हैं? जी फिलहाल कराची की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे लोगों ने 800 रुपये मन के हिसाब से दूध खरीदा है पिछले दिनों। कैन यू इमेजिन 800 रुपये मन क्या होता है? इस वक्त एक जानवर मैं अगर फीड करने जाता हूँ ना डेली बेसिस पे, तो आई हैव टू इनकर 600 रुपीज फॉर एवरीथिंग दैट ही ईट्स। 600 रुपये एक दिन का खाना खाता है जानवर जी। जो इस वक्त घास की प्राइसेस चल रही हैं, जो भूसे की प्राइसेस चल रही हैं, जो फीड चल रही है, जो चोकर चल एंटरप्रेन्योरशिप के एक अलग अपने आपने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अपने मसाइल तो आपने बता दिए, लेकिन मैं आमिर साहब से अवेयरनेस का हिस्सा है लोगों को बताने आमिर साहब, जब आप एक बड़ा फार्मर की बात करते हैं, बड़े एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑब्वियसली जब आप इतनी सारी कैटल या इतनी सारी आपके पास लाइव स्टॉक है, तो उसके लिए आपके पास एक हिस्सा भी होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ आप उसका फूड तैयार करते हैं, क्योंकि डेली तो आप नहीं खरीद सकते, आपके अपने अपने तरीकेकार होते हैं। तो इस चीज़ को मैं रूल आउट नहीं करूंगी कि प्रॉफिट आपको बनाना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पाकिस्तान में जितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही तवज्जो उसकी वैल्यू एडिशन पे दी जा रही है, चाहे वो बटर की बात हो, चाहे वो चीज़ की बात हो? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जा रही उसके ऊपर। और ये जब मैंने MBA किया तो यही पढ़ा था हमने, अपने CA में भी यही पढ़ा, वैल्यू एडिशन में। और 23 साल बैंकिंग के बाद जब मैं इधर फील्ड में आया तो पहली मर्तबा ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हुई कि वैल्यू एडिशन पे तो यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। हमारे पास, हम चौथे बड़े मुल्क हैं डेयरी के अंदर प्रोडक्शन में जी, लेकिन आज हम देखें कि चीज़ में हम कहाँ खड़े हैं, हम मक्खन में कहाँ खड़े हैं, हम है ही नहीं कहीं भी। चीज़
दुनिया में 100 किस्म की चीज होती है, हमारे पास कॉटेज चीज हो गई जी जी, वो ये तो कॉटेज और मोज़रेला, तो ये तो चेडर चीज, चेडर, ये तो 2-3 हो गई। इसके अलावा 100 किस्म की चीज होती है जो दुनिया में बनती है, खाई जाती है और हेल्दी भी है उसके अंदर, लेकिन हमारे पास ये सारी चीजें नजर नहीं आती, जबकि इजीली ये और बन जब हम सकती हैं। सुपरमार्केट्स पे लेने जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट हुए आइटम्स जी, पड़े हुए बिल्कुल। होते हैं। देखिए, आप तकरीबन इंपोर्ट बिल जो है ना आपका, वो 25 बिलियन पाक रुपीस है जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है। ओके। तो अगर आप वैल्यू एडिशन के ऊपर चले जाएं तो पहली बात, हमारी अभी भी प्रेजेंट गवर्नमेंट काम ही यही कर रही थी कि भाई हम जो है अपना एफएक्स सेव करें। दो चीज़ें होंगी, पहले तो हम ज़ाहिर है पैसे उसके लिए डॉलर दे रहे हैं तो वो होगा, और दूसरा ये है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो ऊपर जाएगी उसमें। तो हमारे पास वैल्यू एडिशन के अंदर दो चीज़ें हैं नताशा, जो हमारी, अगर आप मुझसे पूछें ना सजेशन कि हमारी डेयरी फार्मिंग के अंदर क्या है, एक जो डॉक्टर साहब ने बात की कि कोऑपरेटिव मॉडल के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। हमें बहुत सारे डेयरी फार्मर्स को हाथ मिला के साथ मिलके एग्जैक्टली जैसे कि हमारे नेबर कंट्री में एग्जांपल भी दी थी आपने लास्ट जी टाइम। जी जी, तो ये हमें कोऑपरेटिव मॉडल पे जाना पड़ेगा। हमें फूड भी जब हम एक्वायर कर रहे हैं, जब भी हमें इस मॉडल पे जाना पड़ेगा, चाहे वो छोटा फार्मर हो चाहे वो बहुत बड़ा फार्मर हो, हमें रेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जी फिर। बिल्कुल Right. बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें वहाँ पे फूड की एक्विजिशन के ऊपर, यानी फीड की एक्विजिशन के ऊपर भी, और फिर जब हम इसको दूध को, देखिए अब एक अगर मैं ये बात कहूँ, आखिरी बात कहूँगा इसमें नताशा, अगर मैं एक छोटे फार्मर को ये बात करूँ कि यार आप इसको पैकेज, आप ठीक है आप इसको डब्बे में नहीं लेके जा रहे, आप हाइजीन बेहतर करने के लिए आप पैकेजिंग के ऊपर तो चले जाओ, आप हाइजीन बेहतर कर लो यहाँ पे, तो वो खर्चा देखता है यहाँ पे, यार मुझे मशीनें लगानी है। तो फिर ये है कि 2, 4, 5 लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। एक फार्मर के लिए जनरली ये मुश्किल होता है। 2, 4, 5 लोग मिलके ये काम कर सकते हैं और अपना एक छोटा सा ब्रांड बना सकते हैं। हमने जो ब्रांड बनाया था अपना, आज सिचुएशन ये है कि हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास लेकिन कैपेसिटी नहीं है। एग्जैक्टली आमिर साहब, जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं आपको प्रोडक्ट पाकिस्तान की लोकल इतनी कहते हैं ना वेटेज वाली हो कि हमें जरूरत ना पड़े कि हम इंपोर्टेड आइटम्स को बाय करें, या उसका टेस्ट इतना ज्यादा अप टू द मार्क हो कि हमें किसी पे मैं टेस्ट एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज आपको ना करना बता पड़े। दूं। सर मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाती हूँ, फिर आके चलो, होती हूँ जी, जी। प्लीज। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट। आज के मार्केट में गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,29,300 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,860 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 1931.1, ऑयल WTI पर बैरल 99.8, फाइनली ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 104.9। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 200 रुपीज, सेलिंग वाज 202 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 237.5, सेलिंग वाज 240 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 183.8, सेलिंग वाज 185.5, चाइनीज yuan बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 48.5 रुपीज, सेलिंग वाज 49.2, यूएई दिरहम बाइंग एट 49.5, सेलिंग वाज 50.4, कुवैत दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वाज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस हम फाइनली आज देख रहे हैं WTI $100 से एक डाउन साइड पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि अगर ये ऐसी ही चीज़ें हम कह सकते हैं कि डेप्रिशिएट होते रहे तो यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो डाउन होते हुए दिखाई देंगे। जी जल्दी सर, लास्ट पॉइंट आप भी, आमिर साहब, और लास्ट मलिक साहब भी। जी जी, मैं बात, आपने सवाल ये पूछा था कि आप जो एक इम्पोर्टेड आपका डेयरी है उससे कैसे कम्पीट करेगा। मैं मज़ेदार आपको चीज़ बताऊं, दूध तो वैसे ही आउट क्लास कर देता है हमारा दूध तो जो है, ऑब्वियसली हाँ एक क्योंकि कंपैरिजन मैं है। जब भी बाहर, मैं 1 साल बाहर भी रहा, जब भी बाहर गया तो मैं दूध में मिस करता था कि यार वो टेस्ट ही नहीं आ रहा। और फिर अभी हमारा दूध जो है, जैसे हमने जब अभी एक स्टोर पे भी रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें जो वो स्टोर के ऊपर एक इंटरनेशनल चेन पे रखा हुआ है, वो कहते हैं कि एक मरतबा खरीद लेना ये तो फिर लेके जाते हैं, यानी यहाँ पे तो आपने उनको सेट असाइड कर दिया। अच्छा, फिर बटर के अंदर भी यही है, बटर एंड चीज, बटर एंड चीज़ के अंदर भी। अच्छा, दूसरा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपके पास कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे जैसा बैंकर आदमी रिसर्च करता है, बैठता है, 4 मरतबा खराब करता है, 5 मरतबा सही बना लेता है, और फिर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस उसके अंदर। तो आज हमारा बटर जो है वो बेहतरीन ब्रांड्स के साथ कम्पीट कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, चलें जी मलिक साहब प्लीज लास्ट पॉइंट। जी मैं उसी चीज़ को, लंपी वाले इशू को समराइज करके
इसको एंड करूंगा कि जी ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो चीज़ सुने उस पर ऐसे बिलीव ना करें। सर वाली बात, एक आम आदमी, हर किसी के पास फ़ोन, मोबाइल फ़ोन मौजूद है, रिसर्च करें, तहकीक करें, प्रॉपर मुतमईन हो, इस्तेमाल करें। हम तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबको यही दूध पिला रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आगा खान की रिपोर्ट भी आ गई है तो उसको भी पढ़ लें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। थैंक यू मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल आज के दिन हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर वो जो हमारे एक एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे हैं, हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं और चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, खासकर डेयरी बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर बात की जाए ये स्किन डिजीज़ की, तो आज के दिन हमने ये डिस्कशन करने की कोशिश की जिसके सारे इन्स एंड आउट्स और फैक्ट्स हमने जो है वो डिस्कस करे हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।